सो ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी जो है वो क्या है, उसमें हमने बात की बहुत सारे टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस होते हैं, ठीक है, अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी मींस द पीस इन द पब्लिक, ओके, हार्मनी, पीस, उसी के बारे में बात होती है। अच्छा, होता क्या है कि व्हेन द पीस इज वायलेटेड, है ना, जब सोसाइटी में पीस डिस्टर्ब होती है, ठीक है, तो उसमें कई फॉर्म्स होते हैं उस पीस को डिस्टर्ब करने के लिए, ओके, फॉर एग्जांपल देयर इज अनलॉफुल असेंबली, ठीक है, अनलॉफुल असेंबली हो गया, ठीक है, फॉर एग्जांपल रियॉट्स हो गया, ठीक है, फॉर एग्जांपल एफ्रे हो गया, ठीक है, तो दीज आर द टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, ठीक है। तो अभी हम एक केस डिस्कस कर रहे हैं, इस केस में बेसिकली क्या था कि असेंबली फॉर्म हुई थी एक असॉल्ट करने के लिए प्रभाकर को, ठीक है, तो भीमराव केस में प्रभाकर को असॉल्ट करने के लिए असेंबली हुई थी, लेकिन इसमें कुछ मेंबर्स उसके घर के अंदर गए, कुछ मेंबर्स बाहर खड़े रहे। जो घर के अंदर गए उन्होंने असॉल्ट किया, बट उस असॉल्ट से एक ऐसी इंजरी हुई प्रभाकर को जिसकी वजह से 6 दिन बाद प्रभाकर की डेथ हो गई, ठीक है। अब हुआ ये कि क्योंकि विक्टिम जो है वो 6 दिन बाद मर गया, तो द ऑफेंस जो हाईकोर्ट ने इसमें जो हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट ने जो इसमें सब्जेक्ट जो पनिशमेंट सुनाई थी, दैट वाज अंडर सेक्शन 302 एंड सेक्शन 149 ऑफ आईपीसी, ठीक है, तो वो यही है 302 में कल्पेबल होमिसाइड। बेसिकली बात ये थी कि इसमें कल्पेबल होमिसाइड की जो है धारा वो लगा दी गई, लेकिन बट हाई कोर्ट ने इस बात को ऑब्जर्व किया कि हाई कोर्ट का सेंटेंस कुछ डिफरेंट था। पहले ट्रायल कोर्ट ने कहा, फिर हाई कोर्ट का कहना ये था कि जो कॉमन ऑब्जेक्ट था अंदर जाने का, तो वो कॉमन ऑब्जेक्ट ही था असॉल्ट करने का, तो इसीलिए सबके ऊपर लगेगी, ठीक है। उसमें ये था कि हाँ, जो बाहर थे उनका क्योंकि डायरेक्ट रोल नहीं था उस असॉल्ट में, तो उनके ऊपर सेक्शन 326 लगाया गया, असॉल्ट, ठीक है, नॉट ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। बट फिर सुप्रीम कोर्ट ने सारे वर्डिक्ट को रिवर्स करके ये कह दिया कि क्योंकि द असेंबली इज मेड फॉर अ कॉमन ऑब्जेक्ट, तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि जो एंटायर असेंबली है, तो ये असेंबली अनलॉफुल है या नहीं है, ये किस बात पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कॉमन ऑब्जेक्ट पर, कि उस पर्टिकुलर पूरी असेंबली का कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। तो इसमें ये देखा गया कि कॉमन ऑब्जेक्ट इस पूरी असेंबली का केवल असॉल्ट करना था, तो क्योंकि केवल असॉल्ट करना था इसीलिए सबको, ठीक है, किसके अंडर ट्रीट किया जाएगा, सबको जो है सिंपल असॉल्ट में ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। वो बात अलग थी कि यस, उसके ब्लो से 6 दिन बाद प्रभाकर की डेथ हो गई, बट स्टिल द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ द एंटायर अनलॉफुल असेंबली was to give a simple assault to the victim, ठीक है। तो इसीलिए the entire assembly, the people who were enrolled, like who were there present, ठीक है, चाहे अंदर चाहे बाहर, उन सबको सिंपल असॉल्ट में ट्रीट किया जाएगा। तो इस केस को लिख लो कि असेंबली वाज फॉर्म्ड टू असॉल्ट प्रभाकर, एंड असेंबली वाज फॉर्म्ड टू असॉल्ट प्रभाकर, ठीक है, प्रभाकर को असॉल्ट करने के लिए एक असेंबली को फॉर्म किया गया था, ठीक है। And some members entered house and assaulted. Some members entered house and assaulted. Full stop डाल के लिखो, appellants remained outside and did not participate in the assault. Appellant remained outside and did not participate in the assault. Full stop डाल के लिखो, victim died after 6 days. Victim died after 6 days. विक्टिम डाइड आफ्टर 6 days, ठीक है, 6 दिन बाद विक्टिम की डेथ हो गई, ठीक है। तो इसमें लिखो, द ट्रायल कोर्ट कन्विक्टेड एवरीवन अंडर सेक्शन 302 एंड 149 ऑफ आईपीसी। ठीक है, नाउ इसमें राइट, द हाई कोर्ट हेल्ड दैट, फुल स्टॉप, द हाई कोर्ट हेल्ड दैट द कॉमन ऑब्जेक्ट changed when some entered the house.
तय कहना था इनका कॉमन ऑब्जेक्ट पहले अलग था, बट जब कुछ लोग घर में घुस गए तो इनका कॉमन ऑब्जेक्ट बदल गया, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई दोज इनसाइड वर कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 304 and those outside were convicted under section 326, ठीक है। तो 326 जो है वो डील करता था ग्रीवियस हर्ट का, ठीक है, तो हर्ट को डील करता था 326, ठीक है। तो इसी में लिखो, बट द सुप्रीम कोर्ट, फुल स्टॉप डाल के, द सुप्रीम कोर्ट, पहले आप सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट लिखते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट से भीमराव केस के बाद में क्या लाइबिलिटी प्रिंसिपल स्टैब्लिश हुआ, दैट वी विल राइट लेटर, ठीक है। ऐसे लिखो, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट वाज ओनली असॉल्ट, इट हेल्ड दैट द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट वाज ओनली असॉल्ट, ठीक है। एंड द चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट not attributable to those outside, and therefore the appellants were guilty only under appellants guilty only under section 352 of IPC, ब्रैकेट में सिंपल हर्ट, ब्रैकेट में सिंपल हर्ट, ठीक है। तो ये जो चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट है ये केवल एट्रीब्यूटेबल किसको है, केवल जो है टू सिंपल हर्ट, ठीक है। तो अब प्रिंसिपल क्या एस्टैब्लिश हुआ, प्रिंसिपल जो है ये एस्टैब्लिश हुआ कि जब कभी एक अनलॉफुल असेंबली है, तो अनलॉफुल असेंबली में जो लायबिलिटी होगी, the liability that will arise out of the acts, it will be basically be governed by two things। एक तो पहली बात आपको पता है कॉमन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो कॉमन ऑब्जेक्ट क्या था इसके ऊपर डिपेंड करेगा लायबिलिटी। दूसरी बात इस बात पर डिपेंड करेगा कि जो ये कॉमन ऑब्जेक्ट में फॉर इंस्टेंस अगर कोई चेंज आया है, फॉर इंस्टेंस ये कॉमन ऑब्जेक्ट मान लो चेंज हो गया, तो ये इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि ये जो कॉमन ऑब्जेक्ट चेंज हुआ है ये कुछ ही लोगों के माइंड में चेंज हुआ है या सबके माइंड में। तो द चेंज इन द कॉमन ऑब्जेक्ट मस्ट बी शेयर्ड बाय ऑल, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक असेंबली में 6 लोग थे, 6 में से 2 के माइंड में कॉमन ऑब्जेक्ट आ गया और उन्होंने जाके मर्डर कर दिया, नहीं। वो जब तक पूरी असेंबली का माइंड जो है वो कॉमन ऑब्जेक्ट चेंज नहीं हुआ है, पूरी असेंबली के माइंड में कॉमन ऑब्जेक्ट नहीं बदला है, तो तब तक ये नहीं माना जाएगा कि कॉमन ऑब्जेक्ट में कोई चेंज आया है। गेटिंग द पॉइंट? तो दैट्स द थिंग। तो ऐसे लिख लो, द प्रिंसिपल दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन दिस केस वाज दैट इज दैट liability depends upon liability depends upon the nature of the common objects, it depends upon the nature of the common objects, and whether the change in object was shared by all or not, and whether the change in the object was shared by all or not, ठीक है। तो ये जो चेंज था कॉमन ऑब्जेक्ट में ये सबके द्वारा शेयर किया गया था या नहीं किया गया था। This will also be a determining factor in analyzing whether there was actually a change in the object of the common object of the assembly or not। तो common object जहां वर्ड आता है तो common object का खुद ही में ये मतलब है कि it must be common for all। common means it must be shared by all, ठीक है। तो ये एस्टैब्लिश हुआ था इस केस में, ठीक है। तो ये केस हो गया, ठीक है। तो सर बेसिकली जो बाहर खड़े थे उनको और अंदर वालों को सबको असॉल्ट के लिए अनलॉफुल असेंबली में असॉल्ट के कॉमन इंटेंशन से लायबल करा गया। क्यों? बिकॉज द ऑब्जेक्ट, द कॉमन ऑब्जेक्ट वाज टू कमिट असॉल्ट, ठीक है।
और जिस और तरीके जो से अंदर गए थे उनको फिर स्पेसिफिकली 304 के अंदर नहीं पनिश नहीं, किया। लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना कि फॉर ऑल। क्यों? देखो, ओके, अनलॉफुल असेंबली का मैंने एक लाइन लिखवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट लाइन क्या है जो सुप्रीम कोर्ट का लिखवाया? द ओरिजिनल कॉमन ऑब्जेक्ट वाज असॉल्ट। असॉल्ट, ओरिजिनल कॉमन ऑब्जेक्ट। देखो, अनलॉफुल असेंबली में सेक्शन 190 ऑफ बीएनएस ये बोलता है कि देयर इज जॉइंट लायबिलिटी प्रोविजन। दैट मीन्स राइट, द लायबिलिटी दैट विल बी एक के ऊपर अगर इनकॉर्पोरेट हुई वो लायबिलिटी, दैट विल बी on everyone, each of the one who actually participated in that unlawful assembly. Why? Because the liability depends on the common object. ठीक है, तो राइट, इंडिविजुअल लायबिलिटी का प्रोविजन पूरी असेंबली में नहीं होता है। वहां पर अगर सभी ने, किसी ने भी नोइंगली पार्टिसिपेट किया है उस असेंबली में, नोइंग ये कि हाँ जो असेंबली है वो किसी अनलॉफुल पर्पस के लिए कॉन्स्टिट्यूट की गई है, इन दैट केस ईच एंड एवरी वन, इवन ये तब तक भी है अगर मानो 5 से, बिकॉज द मिनिमम थ्रेशोल्ड इज 5 पीपल, अगर 5 से ज्यादा है तभी माना जाएगा अनलॉफुल असेंबली। इवन अगर 5 से कम भी है, 3 भी है, लेकिन ये पता है वहां पर कि उनके अलावा और भी बहुत अनआइडेंटिफाइड लोग भी थे वहां पर, 10-12 लोग थे, बट कन्विक्ट केवल 3 हुए हैं, तो उस केस में भी उन तीनों को जो है अनलॉफुल असेंबली माना जा सकता है। मान लो पता चला कि भाई यहाँ पर केवल 3 ही लोग थे, लेकिन ये है कि इन 3 के साथ कम से कम 5-6 लोग और थे, या 2 भी इवन और लोग थे जो अनआइडेंटिफाइड रह गए, जिनका नहीं पता चल पाया कौन थे। तो इन दैट केस दीज 3 पीपल विल बी कॉल्ड एज अनलॉफुल असेंबली। ठीक है, तो अनलॉफुल असेंबली बहुत स्ट्रिक्टर प्रोविजन है इसमें, जो है सेक्शन 190 तो इवन ये तक 189 डिफाइन करता है अनलॉफुल असेंबली, 190 बोलते हैं देयर विल बी द प्रोविजन ऑफ जॉइंट लायबिलिटी। ठीक है, जॉइंट राइट। लायबिलिटी रहेगा सभी पे। ठीक है, तो तो यहाँ पर सर ये कहा असॉल्ट की जॉइंट लायबिलिटी हो जाएगी, बट जो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग नहीं टू होगा, मर्डर हुआ है नहीं उसके लिए नहीं कोई भी होगा, रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। नहीं है। क्यों? क्योंकि बिकॉज द इसमें इस फैक्ट ऑफ द केसेस में ये था कि इसमें जिस तरीके से असॉल्ट किया गया, तो इट वाज ऑब्जर्व दैट द वे द पर्सन प्रभाकर वाज असॉल्टेड, इन दैट वे द foreseeable consequence could never have been the death of प्रभाकर। ठीक है, तो उस ओके, केस में हाँ, अगर फिर आपको पता है ना, देयर इज वन थिंग इंटेंशन। ठीक है, इंटेंशन राइट, रही हो अगर मारने की, तब तो 100% लाइबिलिटी। इंटेंशन से नीचे एक आता है कि अगर आपने मान लो रेकलेसनेस की है तो भी होगी लाइबिलिटी। इवन आपको अगर नॉलेज भी थी, ठीक है, कि ऐसा करने से मर सकता है आदमी, तो भी, ठीक है, तो यहां पर देखा गया कि नहीं, मर्डर के लिए या फिर डेथ के लिए कोई एज सच जो है वो ना तो इंटेंशन थी ना नॉलेज थी, कुछ नहीं था। ठीक है, तो डेथ के लिए नहीं पनिश किया जाएगा, द ओनली थिंग दे विल बी पनिश्ड विल बी फॉर द कॉमन ऑब्जेक्ट दैट दे हैड ऑलरेडी फॉर्म एंड दैट विल बी असॉल्ट। ठीक है, क्लियर है ना? हाँ, मैं देख लेता हूँ कुछ और भी अगर केस कराना है तो। हाँ, तो देखो इसी बात को स्टेट करने के लिए एक और केस लिख लो। ठीक है, ये ना आपकी बात से पक्की हो जाएगी। ठीक है, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस नाथू केस और लिख लो। स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस नाथू केस। ठीक है, 2003। इस केस में बेसिकली क्या था कि 5 अक्यूज थे। ठीक है, उन्होंने हाउस ब्रेकिंग से पहले तो घर में घुसे। ठीक है, और घर में घुस के जो कंप्लेनेंट था, उस कंप्लेनेंट के को मारने की जगह, मारने तो गए थे उस कंप्लेनेंट को, बट अल्टीमेटली उस कंप्लेनेंट को मारने की जगह उसमें से एक इंसान ने क्या किया, उसके बच्चे को मार दिया। ठीक है, now this was the assembly of actually 5 people. Now the intention of these 5 people was to kill A, but in turn one of the person from this assembly killed B, who was basically, he was the father and he was the child. Okay, तो इसके बच्चे को मार दिया।
तो ओरिजिनली क्या हुआ, हाई कोर्ट ने जो है 4 लोगों को अक्विट कर दिया। तो जो 4 थे उनको जो है अक्विट कर दिया, ये कहते हुए कि इनका जो ओरिजिनल इंटेंट था वो टू किल हिम, बट इसमें से केवल एक ने मारा है सी को, बाकी 4 को जो है वो अक्विट कर दिया गया। ठीक है, देखो हाई कोर्ट से के जजमेंट को अपील के थ्रू रिवर्स करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही इस केस में इन 2003 कि ये जो 5 लोग थे, अल्टीमेटली दीज 5 पीपल हैड अ कॉमन ऑब्जेक्ट, and in the furtherance of this common object they entered inside the house of the A, and उसके घर के अंदर घुस करके एक ऑब्वियस सी बात है, फोर्सिएबल कॉन्सिक्वेंस ये है कि अगर घर में घुस रहे हो आप हाउस ब्रेकिंग से, नॉर्मली बाय डोर नहीं, हाउस ब्रेकिंग से अगर आप किसी के घर में घुस रहे हो, तो हाउस ब्रेकिंग से किसी के घर में घुसने से क्या होगा कि आपका कॉमन ऑब्जेक्ट ये एस्टैब्लिश हो गया है यहाँ पर कि आपका इंटेंशन वाज टू किल ए। अब ऐसे केस में ट्रीट इन पांचों को अकॉर्डिंग टू दिस कॉमन इंटेंशन किया जाएगा। इसमें इस अकेले इंसान पर इंडिविजुअल लायबिलिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई होगा, बिकॉज एक बार ये एस्टैब्लिश हो गया कि अनलॉफुल असेंबली वाज देयर, एक बार ये पता चल गया कि उन सभी का कॉमन ऑब्जेक्ट था मारना, तो उस केस में इंडिविजुअल इंसान से अगर कोई दूसरा एक्ट हो गया तो उसमें इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का केस नहीं होगा, दैट विल बी ट्रीटेड एज जॉइंट लाइबिलिटी। आ रही है बात समझ में, अंडर प्रेजेंट सेक्शन 190। ठीक है, इस बात को लिखो, 5 accused entered the house by breaking the wall. 5 accused entered the house by breaking the wall. ठीक है, दीवार तोड़कर 5 accused जो है वो घर में घुस गए। ठीक है, ठीक है, intended to kill the complainant, intended to kill the complainant। ठीक है, instead butchered his child। ठीक है, instead butchered his child, उसके बच्चे को मार दिया। ठीक है, पहले हाई कोर्ट ने क्या कहा, फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, और फिर इससे क्या प्रिंसिपल स्टैब्लिश हुआ। ठीक है, इसमें लिखो, द हाई कोर्ट acquitted the 4 accused and convicted only one who inflicted the fatal blow। who inflicted the fatal blow। ठीक है, जिसने वो फेटल ब्लो मारा, जिसने, उसको जो है केवल कन्विक्ट किया गया, बाकियों को छोड़ दिया गया। ठीक है, ठीक है, इसमें ऐसे लिखो, द सुप्रीम कोर्ट restored the conviction of all। The Supreme Court restored the conviction of all and held that once common object to kill is established, that once the common object to kill is established, इन्होंने टर्म यूज किया स्पेसिफिक इंजरी attribution। specific injury attribution is unnecessary। आप स्पेसिफिकली कुछ लोगों को इंजर्ड बताओगे और स्पेसिफिकली केवल कुछ पर इंजरी लगाओ, ठीक है, इंपोज करो, और बाकियों को छोड़ दो, दैट विल नॉट बी गुड।
specific injury attribution is unnecessary, and even the mode of entry is also irrelevant, and even the mode of entry is also irrelevant. किस तरीके से एंटर किया जा रहा है वो भी irrelevant है ऐसे केस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे लिखो, the principle that got established is that once common object is proved, once common object is proved, then individual role is less important. फिर इंडिविजुअल रोल क्या हो रहा है, कौन उसमें क्या कर रहा है, वो लेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो दूसरा इसमें एक और बात है, एक एकनाथ गणपत अहेर का केस था, ठीक है, इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें ये देखा गया था कि इसमें भी अनलॉफुल असेंबली के ही जो है चार्जेस में कन्विक्ट किया गया था, बट द थिंग दैट वाज ऑब्जर्व्ड वाज कि इसमें जो है ग्रुप राइवलरी थी, ठीक है, इट वाज अ केस ऑफ ग्रुप राइवलरी। तो ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही कि जब कभी हमें केसेस देखने को मिलते हैं ग्रुप राइवलरी के ना, तो ऐसे केस में एक इंसान ने उस असेंबली में पार्टिसिपेट किया है या नहीं किया है, तो ग्रुप राइवलरी के केसेस में बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है, ठीक है। इन लीगल टर्म्स व्हाट डज बेनिफिट ऑफ डाउट मींस कि अगर कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है, अगर कोई फुल प्रूफ एविडेंस नहीं है, तो ऐसे केस में कुछ रियायत दी जा सकती है कि चलो हो सकता है कि जो है आपने नहीं किया होगा या आप पार्टिसिपेट पे नहीं थे, ठीक है। तो इस बात को भी लिख लो, एकनाथ गणपत अहेर, एकनाथ गणपत अहेर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2001, सॉरी 2010, in this case Supreme Court established a principle that in group enmity cases, that in group enmity cases, ठीक है, वेयर जहां पर टेंडेंसी है बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व करने की या फिर जो है इम्प्लीकेट करने की, वेयर द टेंडेंसी टू इम्प्लीकेट मेनी पर्सन्स एग्जिस्ट, ऐसे लिखो, द कोर्ट मस्ट, द कोर्ट मस्ट राइट sift evidences। तो सिफ्ट का मतलब है मेटिकुलसली एग्जामिन द एविडेंसेस, ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छे से, बहुत ज्यादा मेटिकुलस तरीके से आपको एविडेंस को एग्जामिन करना है, ठीक है, एंड गिव must sift the evidences and give benefit of doubt if participation is doubtful, ठीक है। तो दो चीजें यहाँ पे, पहली बात तो ये है कि बहुत सिफ्ट एविडेंस करना है, दैट मींस हैव टू एग्जामिन ऑल द एविडेंसेस केयरफुली, ठीक है, बहुत केयरफुल तरीके से एविडेंसेस को एग्जामिन करना है, एंड बेनिफिट ऑफ डाउट भी देना है अगर आपको ये लगता है
कि पार्टिसिपेशन किसी भी तरीके से अगर जरा भी आपको डाउटफुल लग रहा है तो डाउटफुल पार्टिसिपेशन के टाइम पर बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है। बट द कंडीशन बीइंग हियर कि एकनाथ गणपत केस में यही कहा गया है कि अगर ग्रुप राइवलरी इन्वॉल्व है, जहां पर बहुत सारे लोग और दो आपस में ग्रुप्स अगर टकरा रहे हैं तो ठीक है, उस केस में ये हो सकता है। तो ऐसे ऐसे भी लिख लो, इफ, तो कब दिया जाएगा बेनिफिट ऑफ डाउट कि पार्टिसिपेशन था या नहीं था? इफ नो डेफिनेट रोल एंड नो क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अक्यूज्ड इज पॉसिबल। तो देखो, एक जस्टिस एस ए बोबडे, ठीक है, तो एस ए बोबडे जी ने जो है कुछ जॉइंट लाइबिलिटी को इम्पोज करने के लिए ना एक टेस्ट दिया था, ठीक है। तो ये टेस्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने 3 क्वेश्चंस दिए थे, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक अनलॉफुल असेंबली है, ठीक है। तो मान लो एक अनलॉफुल असेंबली है, तो इस टेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, इस टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर लेट्स से पर्सन ए, अगर लेट्स से पर्सन ए क्या करता है, पर्सन ए क्लेम कर रहा है इनोसेंस, ठीक है, इनोसेंस कह रहा है कि भाई आई वॉज इनोसेंट, कि मुझे नहीं पता था कि ये असेंबली अनलॉफुल है, आई वॉज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन दिस असेंबली। तो इससे जो है इन्होंने 3 क्वेश्चंस पूछने के लिए कहा, ठीक है। सो कीप इन माइंड दीज 3 क्वेश्चंस that has to be asked or to be taken into consideration while examining such kind of case where a person claims innocence, ठीक है। तो जस्टिस एस ए बोबडे के हिसाब से पहला तो जो क्वेश्चन होगा वो ये होगा, when did he discover the intention to kill? ठीक है, पहला तो ये कि भाई अगर मानो सामने मारना था, अगर सामने मारने के लिए जो है वो असेंबली गई थी, तो उस केस में जो इंटेंशन टू किल कब आया? फॉर एग्जाम्पल मान लो ये इस इंसान को पहले से ही पता था, ठीक है। तो अगर पहले से ही पता था तो तब तो आपको जो है आप यू वर पार्ट ऑफ दैट असेंबली, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको जब असेंबली ने वो काम इमीडिएटली करने वाले थे, लोग मारने वाले थे, तब पता चल रहा है आपको कि अरे इस असेंबली का तो काम जो है मारने का था सामने वाले को। अगर पहले ही पता चल गया, आपको पहले से पता था इस पार्टिसिपेट करने की कि इस असेंबली का कॉमन ऑब्जेक्ट मारना है, तब तो यू आर डेफिनेटली पार्टिसिपेंट ऑफ दिस असेंबली। बट अगर आपको उस टाइम पर या मारने के बाद पता चला, ठीक है, तो पहला क्वेश्चन नीड टू बी आस्क्ड इज दिस। दूसरा क्वेश्चन, डिड ही ट्राई टू स्टॉप अदर्स? ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि ये देखो, ऑब्जर्व करो कि क्या इसने कहीं पर थोड़ी बहुत भी कोशिश की कि स्टॉप किया जाए? इससे पता चलता है, ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का काम करेगा। अगर इसने सच में थोड़ी बहुत भी कोशिश की उस समय रोकने की, उस मारने से उस असेंबली को, तो पता चलेगा कि अच्छा इस इंसान का शायद हो सकता है ऑब्जेक्ट नहीं रहा हो किल करना, ठीक है। साथ में एक और है, डिड ही डिसएसोसिएट हिमसेल्फ? तो क्या इस इंसान ने किसी भी केस में अपने आप को जो है इस पूरे असेंबली से या उस पूरे इंसिडेंट से किसी भी तरीके से डिसोसिएट करने का कोशिश भी की? अगर इस इंसान ने अपने आप को जरा सा भी किसी भी स्टेप पर इस असेंबली से डिसोसिएट करने की कोशिश नहीं की, तो इसका मतलब लाइबिलिटी इसके ऊपर इंपोज होनी ही होनी है।
इसका मतलब ही वाज इक्वल पार्टिसिपेंट ऑफ दैट असेंबली एंड कैन नॉट क्लेम इनोसेंस। तो ये उसी केस में आएगा कि जिस केस में मान के चलो कि जो बेसिकली ये तीनों अगर क्वेश्चंस के आंसर्स नो रहते हैं, ठीक है, अगर ये तीनों जो क्वेश्चंस है अगर इनके आंसर्स नो में आते हैं तो उस केस में लाइबिलिटी कंटिन्यू रहेगी उस पर्टिकुलर इंसान पर। बट अगर ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स यस में आते हैं तो उस केस में जो है वो इस इंसान के ऊपर लाइबिलिटी नहीं इम्पोज की जाएगी। दिस वाज द टेस्ट दैट वाज गिवन बाय जस्टिस एस ए बोबडे। ठीक है, तो इसको लिख लो, राइट। एक सेकेंड, इसमें कोई मैं ना वो केस का नाम एक्चुअली ढूंढ रहा हूँ कि जिसमें, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। देखो, जस्टिस एस ए बोबडे, जस्टिस एस ए बोबडे in Joseph versus State of Kerala case, in Joseph versus State of Kerala case, ठीक है। देखो एक्चुअली ये जो केस की जो मैं बात कर रहा हूँ ना, इस केस का भी थोड़ा सा बैकग्राउंड में तुम्हें समझाता हूँ। एक्चुअली ये जोसेफ केरला, इसको स्पेशली केरला केस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसमें एक साइड तो सीपीआईएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के वर्कर्स थे और एक साइड जो है वो बीजेपी के वर्कर्स थे, ठीक है। तो इसमें जो है एक्विजिशन ये लगा था कि इसमें बेसिकली जो राइवल पार्टी है तो उसकी पूरी असेंबली हुई थी एक साथ, जो है मतलब इकट्ठे हो रखे थे बहुत सारे लोग इन दोनों पार्टीज के वर्कर्स, ठीक है। और इसमें बेसिकली एक इंसिडेंट सामने आया कि एक बस थी और उस बस में कुछ डिकीज मिले, ठीक है, डिकीज वाज फाउंड इन द बस, ठीक है। तो अब इसमें समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि दो ग्रुप थे, ठीक है, इन्वॉल्व, पॉलिटिकल ग्रुप्स इन्वॉल्व थे। तो हाई कोर्ट ने तो कहा था शुरू में, हाई कोर्ट का इसमें जजमेंट आया था, केरला हाई कोर्ट का। तो केरला हाई कोर्ट ने कहा कि मर्डर का कोई एज सच एविडेंस नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द केरला हाई कोर्ट देयर इज नो प्रूफ ऑफ बेसिकली मर्डर, ठीक है। तो मर्डर जो है वो नहीं हुआ है, हम नहीं मानते कि ये जो है मर्डर है, ठीक है। बट सुप्रीम कोर्ट ने ना इस कन्विक्शन को रिस्टोर कर दिया था, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने इस कन्विक्शन को रिस्टोर कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था बिकॉज देयर वाज अ राइवलरी बिटवीन दीज टू पॉलिटिकल वर्कर ग्रुप्स, ठीक है। इसमें क्योंकि राइवलरी थी और अगर राइवलरी थी और झड़प हुई थी दोनों ग्रुप्स में, तो जो मतलब बेशक दोनों का इंटेंशन ना रहा हो मर्डर करने का, बट अगर दो पॉलिटिकल ग्रुप्स आपस में इस तरीके से एक बस में अगर लड़ेंगे तो किसी इंसान का मरना, ठीक है, किलिंग कैन बी अ नेचुरल कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। तो उसमें जो है जस्टिस एस ए बोबडे ने इन सारे प्रिंसिपल्स को दिया था, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो इन दैट केस ही गेव दीज थ्री क्वेश्चंस, ठीक है, कि आप पहले ये क्वेश्चन पूछो, ठीक है। तो क्योंकि ये जो दोनों ग्रुप्स थे, ये दोनों ग्रुप्स वर क्लेमिंग इनोसेंस, ये दोनों ग्रुप्स ये कह रहे थे कि वी आर इनोसेंट बिकॉज हमने जो है ये हमारा कोई इंटेंशन ही नहीं था कि कोई आदमी मरे, इसमें कोई किलिंग हो। तो जस्टिस एस ए बोबडे ने यही बात बताई उसमें, ठीक है, कि वी नीड टू आस्क दीज थ्री क्वेश्चंस, ठीक है। तो एक काम करो, पहले या तो एक क्रोनोलॉजी में लिखते हैं। आपने अभी क्या लिखा है, व्हाट इज द फर्स्ट लाइन? जस्टिस ऐसे बोगदे इन जोसेफ वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस। या एक काम करो, अभी जस्टिस ऐसे बोलते छोड़ो, पहले इन ऐसे लिखो, इन जोसेफ वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस, ब्रैकेट में सीपीआई एम वर्सेस बीजेपी वर्कर्स। सीपीआई एम वर्सेस बीजेपी वर्कर्स, देयर वाज, या द अक्यूज्ड, ऐसे लिखो, द अक्यूज्ड assembled
सर्चिंग फॉर राइवल पार्टी वर्कर्स, तो जोसेफ था ना, जो जोसेफ जिसके अगेंस्ट केस है, वो एक साथ इकट्ठा हुआ और राइवल पार्टी के वर्कर्स, इस पार्टी के वर्कर उनको ढूंढ रहे हैं, वो पार्टी के वर्कर इनको ढूंढ रहे हैं, ठीक है। अक्यूज असेंबल सर्चिंग फॉर राइवल पार्टी वर्कर्स एंड देयर वाज अ डिसीज्ड हु वाज फाउंड इन बस, डिसीज्ड, डिसीज्ड, ये जो कई बार डिकीज भी बोल देते हैं कुछ लोग, है ना, डिसीज्ड वाज फाउंड इन बस, ठीक है। फुल स्टॉप डाल के लिखो नेक्स्ट पॉइंट में, द हाई कोर्ट acquitted some for lack of proof of murder intention. High Court acquitted some for lack of proof of intention of murder. But the Supreme Court, but the Supreme Court held that the common object, but the Supreme Court held that the common object was to attack rival party political workers. And killing was a natural consequence to it. And killing was a natural consequence to it. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, जस्टिस एस ए बोबडे in this case gave the key test for establishing joint liability. ठीक है, ऐसे लिखो, अकॉर्डिंग टू दिस टेस्ट, according to the test, when members claims, when members claims innocence, the court should ask, the court should ask the following three questions. लिख लो ये क्वेश्चंस. The court should ask the following three questions. ठीक है, ये तीन क्वेश्चंस जो हैं वो पूछने हैं, ठीक है। ये तीन क्वेश्चंस, राइट। पहला तो यही कि जो है, कब सामने वाले इंसान को पता चला कि इस अनलॉफुल असेंबली का इंटेंशन है किल करना, ठीक है। दूसरा ये कि डिड ही ट्राई टू स्टॉप अदर्स, क्या उसने थोड़ा भी कोशिश की कि सामने वाले को रोके, अगर नहीं तो जो है वो पार्ट था उसका, अगर हाँ कोशिश की तो ये माना जा सकता है कि हो सकता है कि उसको नहीं पता हो। या फिर साथ में डिड ही डिसोसिएट हिमसेल्फ, क्या उसने खुद को अलग करने की कोशिश की इस पूरे प्रोसेस, इस पूरी चीजों से, तो अगर हाँ तो तब हो सकता है। फुल स्टॉप डाल के लिखो, इफ नो अटेम्प्ट टू विड्रॉ देन लाइबिलिटी विल कंटिन्यू। ठीक है,
तो अब क्या मैंने आपको सेक्शन 190 क्लॉज 6 लिखवाया है क्या? Mere presence in an unlawful assembly not sufficient for liability. कि केवल प्रेजेंट होने से जो है वो लाइबिलिटी एस्टैब्लिश नहीं होती। डू यू थिंक सर लिखवाया है वैसे आपने, बट क्या लिखवाया है उसमें? बस सर कुछ मतलब ऐसा था पैराग्राफ है कि या आपने प्रॉपर? केस के मतलब हाँ एक क्वेश्चन लिखाया था, डज मियर प्रेजेंस इन अनलॉफुल असेंबली मेक अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, ऐसे हाँ, करके एक तो क्वेश्चन लिखाया था उसका आंसर बीच ठीक में। है, ठीक है, तो वो तो है फिर, है ना, दैट इज देयर, उसमें जरूरत नहीं है। अ, अब चलो, लेट अस स्टार्ट रियोटिंग। ठीक है, सो फ्रॉम हियर इट्स अ वेरी न्यू टॉपिक। ठीक है, so do one thing for understanding this. First of all, let like have a look at what unlawful assembly is. ठीक है, so when you will be clear with what unlawful assembly is, then only you will be able to understand rioting. But rioting in itself is basically classified as a different offense, जो कि अभी फिलहाल in BNS it is under section 191, and अगर IPC की बात करें तो IPC में इसमें basically 146, 147 and 148 प्रोविजन था। ठीक है, तो सेक्शन 146, 147, 148। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम स्टार्ट करेंगे 191 से। पहले रियोटिंग की बात करेंगे, उसके बाद एफरे की बात करेंगे, दोनों के बीच में डिफरेंसेस की बात करेंगे। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट रियोटिंग। देखो, अब इसमें रियोटिंग होता क्या है, तो ऑल्दो डेफिनेशन जो है रियोटिंग की दी गई है सेक्शन 191 क्लॉज 1 में, बट लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट रियोटिंग स्टैंड्स फॉर। तो देखो, रियोट होता क्या है, व्हाट वी बेसिकली हियर, बार 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 हम बहुत बार समझते हैं रियोट्स हो गए, कहीं पर जो है वो दंगे हो गए, है ना, दंगे हो गए, फसाद हो गए। ये सब होता क्या है, व्हाट एक्चुअली रियोटिंग इज। ठीक है, लीगल लॉ क्या कहता है कि रियोट्स क्या होते हैं, राइट्स क्या होते हैं। तो लॉ के लिए जो राइट की एक लीगल डेफिनेशन है, दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 191 ऑफ बीएनएस। सेक्शन 191, इवन स्पेसिफिक अगर बात करें तो सेक्शन 191 क्लॉज 1 में राइट की डेफिनेशन ये दी गई है कि फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ देयर इज अ अनलॉफुल असेंबली। ठीक है, एक अनलॉफुल असेंबली है। अनलॉफुल असेंबली क्या होती है कि कोई भी असेंबली ऑफ मोर देन 5 पर्सन्स, 5 लोगों से ज्यादा की असेंबली को कहा जाता है अनलॉफुल असेंबली। अगर इस असेंबली के सेक्शन 189 में जो 5 ऑब्जेक्ट लिखे हुए हैं, जैसे या तो गवर्नमेंट को जो है ओवर ऑ करना, गवर्नमेंट को थ्रेटन करने के लिए, किसी गवर्नमेंट के काम को एग्जीक्यूट ना होने देने के लिए, तो विद यूजिंग क्रिमिनल फोर्स या बाय शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स, तो उन सभी चीजों को करने के लिए अगर 5 से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठे हुए हैं, then that this assembly will be considered to be an unlawful assembly। और अगर अनलॉफुल असेंबली में कोई भी फोर्स या किसी भी तरीके का वायलेंस हो जाता है, मेरी बात समझना, अगर वायलेंस या फिर कोई फोर्स का इस्तेमाल हुआ नहीं है, बट ये अभी असेंबली अनलॉफुल है, क्योंकि इनके माइंड में एक कॉमन ऑब्जेक्ट है इनका, बिकॉज दे ऑलरेडी हैव अ कॉमन ऑब्जेक्ट अपने दिमाग में इन इस पूरी असेंबली का, कि हमें उन 5 मेंशन कामों में से कोई एक काम को करना है, दैट विल बी एन अनलॉफुल असेंबली। बट वही अनलॉफुल असेंबली रायट का फॉर्म तब लेगी जब उस अनलॉफुल असेंबली में कोई भी एलिमेंट ऑफ फोर्स या वायलेंस जो है अगर इन्वॉल्व हो जाएगा, देन दैट विल बी कॉल्ड एज अ रायट। आ रही है बात समझ में?
तो रायट का मतलब यही नहीं है कि जब बहुत सारे लोग एक साथ दंगे करने लग जाते हैं, 5 या 5 से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं अगर एक अनलॉफुल असेंबली में, और वो अनलॉफुल असेंबली एक रूप ले लेती है किसका, वो रूप ले लेती है या तो फोर्स का या वायलेंस का, विल बी देन कॉल्ड एज रायट। आ रही है बात समझ में? अब इस केस में जो पनिशमेंट्स हैं वो वैरी करेंगे। पनिशमेंट वैरी करेंगे किस बेसिस पर, कि इसमें जो रायट हुई, तो वो रायट बेसिकली वो जो वायलेंस हुई, वो जो फोर्स इस्तेमाल हुई, वो क्या आर्म्ड थी या नहीं। अगर आर्म्ड थी तो लेट्स से आर्म्ड थी, तो भाई अगर आर्म्ड वेपन या फिर कोई एक ऐसा वेपन या एक ऐसा ऑब्जेक्ट दैट इज लाइकली टू कॉज डेथ यूज हो रहा है, तो 5 साल तक की सजा हो सकती है, अदरवाइज जो है वो कम सजा होगी। बात आ रही है समझ में? तो अब डिपेंड करेगा, एक बार रायट अगर हो गई तो रायट जो है वो डिपेंड करेगा इस बात पर कि फिर उसमें जो है वो आर्म वेपन यूज है नहीं यूज है, ठीक है, देन दैट विल डिपेंड ऑन दीज थिंग्स। बट यहाँ जो बात हो रही है कि रायट क्या है, तो ऐसे लिखो और बेहतर समझ में आएगा। सो राइट, अंडर सेक्शन 191 क्लॉज 1 ऑफ बीएनएस, अंडर सेक्शन 191 क्लॉज 1 ऑफ बीएनएस, ब्रैकेट में उसमें सेक्शन 146 1 टू 148 ऑफ आईपीसी लिख लो। ऐसे कहीं और इस लाइन में मत लिखो, कहीं और लिख लो, ठीक है, कहीं फिर भूल नहीं जाऊं इसलिए लिखवा दिया अभी। whenever whenever अच्छा, तो एक क्वेश्चन है, तो क्या रायट बिना अनलॉफुल असेंबली के भी हो सकती है? ऑल्दो अगर कैटेगरिकली बात करें तो अनलॉफुल असेंबली का ही एक एग्रीवेटेड फॉर्म है रायट, बट टेक्निकली बाय बीएनएस आल्सो, इवन इन बीएनएस आल्सो। बट अगर और भी हम बात करें तो कई इंटरप्रिटेशन से भी ये पता चला है कि इवन इफ दैट वाज नॉट अ फिक्स्ड अनलॉफुल असेंबली, ठीक है, फिर भी रायट कॉज हुए हैं, ठीक है। सब्सीक्वेंट जजमेंट्स में देखेंगे, इवन एक साथ असेंबल नहीं भी हैं लोग, ठीक है, और या ये कैटेगरी फुलफिल नहीं भी कर रहे हैं, ठीक है, अनलॉफुल असेंबली की, स्टिल देयर कैन बी द आउटब्रेक ऑफ राइट, ठीक है। तो उसमें लिखो, whenever force or violence, whenever force or violence is used by an unlawful assembly, और अनलॉफुल असेंबली के या फिर अगर किसी एक आदमी ने भी कर दिया ना फोर्स और वायलेंस का यूज, और अगर मानो उस केस में वो आदमी ने इन द फर्दरेंस ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट किया है, बट फोर्स जैसे लेट से मान लो 6 लोग थे यहाँ, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, मानो ए बी सी डी, प्रांजल और मयंक, ठीक है। अब तुम क्या कर रहे हो, क्या है ये भाई, ये राइट वाइट क्या कर रहे हो, है अच्छी बात है कोई है? तो अगर मानो तुम में से ये चारों के चारों ने कुछ नहीं किया, ठीक है, ऑब्जेक्ट इनका था, ठीक है, ऑब्जेक्ट इनका था वायलेंस करना, ठीक है, बट जो असली वायलेंस किया वो इन दोनों ने किया, ठीक है। तो ऐसे केस में भी इसको राइट ही माना जाएगा, क्यों? क्योंकि इट वाज डन एज अ मेंबर देयर ऑफ, ठीक है। तो उसने किया इन द फर्दरेंस ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट, तो लिखो, और आई वुड से अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज ऑफ बीएनएस, इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऐसे लिखो, एन अनलॉफुल असेंबली और एनी मेंबर देयर ऑफ, और एनी मेंबर देयर ऑफ in prosecution of the common object, in prosecution of the common object, full stop,
every member of such an assembly is guilty of rioting. Every member of such assembly is guilty of rioting. हर एक इंसान को ऐसी असेंबली के रायट के लिए गिल्टी ठहराया जाएगा, ठीक है। और सजा कितनी होगी इसके लिए, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, एंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 191 क्लॉज 2 द पनिशमेंट फॉर रायोटिंग, द पनिशमेंट फॉर रायोटिंग can be imprisonment up to 2 years or fine or both. ठीक है। अब इसी का एक और एग्रीवेटेड फॉर्म है, सेक्शन 191 क्लॉज 3, जो कि बात करता है एग्रीवेटेड फॉर्म आर्म्ड विद बेसिकली डेडली वेपन, ठीक है। तो ऐसे लिखो इसमें, सेक्शन 191 क्लॉज 3 ब्रैकेट में एग्रीवेटेड फॉर्म aggravated form, इसमें लिखो डैश डाल के, if a person commits rioting, if a person commits rioting comma being armed with a deadly weapon or any weapon likely to cause death, या तो कोई डेडली वेपन हो या ऐसा वेपन जिससे डेथ हो सकती है, likely to cause death, comma the punishment will be imprisonment of up to 5 years or fine or both. आईपीसी में इसकी 3 साल की थी सजा, अब इसको 5 कर दिया है, ठीक है। इन आईपीसी इट वाज 3 years ओनली, बट नाउ इट हैज बीन रेज्ड टू 5 years, ठीक है। तो अब ऐसे एक हेडिंग डाल दो, प्रिंसिपल एंड स्कोप ऑफ रायटिंग। तो रायट का प्रिंसिपल और स्कोप, इसकी बात करते हैं, ठीक है। ऐसे लिखो, तो यही सेम बातें जो अभी तक बताई मैंने कि रायटिंग इज एन अनलॉफुल असेंबली, rioting is an unlawful assembly in a particular state of activity. Rioting is an unlawful assembly in a particular state of activity involving force or violence. Involving force or violence. Involving force or violence. Next point. तो ऐसे नेक्स्ट पॉइंट में ऐसे लिख लो,
ठीक है, अनलॉफुल असेंबली प्लस फोर्स इज इक्वल्स टू रायटिंग। ऐसे लिख लो नेक्स्ट पॉइंट में फिर, Thus, mere unlawful assembly is not riot, जैसा बहुत लोगों को लगता है। Thus, unlawful assembly is not mere riot, and use of force is essential. And use of force is essential. And use of force is essential. ठीक है, तो फोर्स का इस्तेमाल इज वेरी मच रिक्वायर्ड। ठीक है, एक हॉकिंस ने क्लासिकल डेफिनेशन दी है, इसे लिख लो, अकॉर्डिंग टू हॉकिंस a riot is tumultuous disturbance of peace। ठीक है, तो इनकी डेफिनेशन में है बाय 3 और मोर, बट ऑल्दो बीएनएस में इट्स 5 और मोर। ठीक है, बाय 3 or more persons ठीक है, assembling to mutually assist one another, executing valid and देखो, इनके हिसाब से, हॉकिंस के हिसाब से, एक टिमल्टस डिस्टरबेंस है पीस में। टिमल्टस मतलब वायलेंट, एक डिसऑर्डर है, जो कि शांति अगर बनी हुई है तो उसमें एक वायलेंट डिसऑर्डर है, जो कि 3 या ज्यादा लोग कर रहे हैं एक साथ, एक दूसरे को असिस्ट करते हुए। दे आर असिस्टिंग ईच अदर। ठीक है, और इनका क्या काम है, ये अपना कोई एक प्राइवेट एंटरप्राइज, मतलब अपना कोई एक प्राइवेट बेनिफिट, ठीक है, या अपना कोई एक प्राइवेट इंटरेस्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए इस काम को कर रहे हैं वायलेंट तरीके से। क्या करने के लिए, ताकि आसपास जो लोग हैं उन लोगों को अपने इस फोर्स के इस्तेमाल से डिस्टर्ब करने के लिए, टू ब्रिंग डिस्टर्बेंस टू द बेसिकली पीस एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी में पीस और ऑर्डर को ये डिस्टर्ब करने के लिए इस काम को कर रहे हैं। गेटिंग द पॉइंट? So this is the classic definition that is given by basically हॉकिंस। ठीक है, अब देखो दो वर्ड आते हैं, एक होता है रोट।
और एक होता है रायट। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस ये है कि जब फोर्स को एक्चुअल यूज किया जाता है, फोर्स का जब फोर्स सही में इस्तेमाल होती है तो उसको बोलते हैं रायट। लेकिन जब लोग मूव हो रहे हैं, एक साथ लोग मूव कर रहे हैं इस फोर्स को इस्तेमाल करने के लिए, तो उस मूवमेंट ऑफ द पीपल को कहा जाता है रोट। ठीक है, तो वो है रोट एंड ये है रायट। ठीक है, क्लियर? ठीक है, तो अब ऐसा है, ये तो हो गई राइट। और राइट में अनलॉफुल असेंबली का होना मस्ट है, तो अनलॉफुल असेंबली की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 189 में। तो 189 में अगर वायलेंस हो जाता है देन दैट बिकम्स राइट अंडर 191। ठीक है, तो अच्छा, और कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल लिखो ऐसे नोट डाल के कि मियर इंटेंशन टू यूज फोर्स इज इनसफिशिएंट। ठीक है, मियर इंटेंशन टू यूज फोर्स इज insufficient to establish riot। ठीक है, ऐसे लिख लो फुल स्टॉप डाल के, देयर मस्ट बी एक्चुअल यूज ऑफ फोर्स। और थोड़ी फोर्स भी इनफ है, एंड इवन द स्लाइटेस्ट फोर्स इज इनफ। ठीक है, थोड़ी से थोड़ी जितनी कम भी फोर्स अगर इस्तेमाल हो देन दैट इज आल्सो इनफ टू एस्टैब्लिश राइट। ठीक है, थोड़ी से थोड़ी फोर्स भी सफिशिएंट है। ठीक है, सर फर्स्ट लाइन क्या बोली थी? मियर यूज ऑफ फोर्स। मियर यूज ऑफ, अच्छा पहली लाइन, पहली हाँ, लाइन वो एक्चुअल इनसफिशिएंट यूज ऑफ फोर्स, एक्चुअल यूज ऑफ फोर्स आई थिंक, मतलब ये बताया है मैंने कि जो है केवल इंटेंशन इज नॉट सफिशिएंट, मियर इंटेंशन इज नॉट सफिशिएंट। ठीक है, केवल इंटेंशन होना विल नॉट सफिस द टास्क। ठीक है, अब केवल यस इंटेंट रखो अपने दिमाग में, उससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो एक्चुअल यस यूज ऑफ फोर्स होना चाहिए। ठीक है, एक्चुअली ऑन ग्राउंड फोर्स इस्तेमाल होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो अब एक और चीज है इसमें, ऐसे कॉमन ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है, प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट कैसे लिख लो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट? प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। तो अब देखो इसका मतलब कहाँ दिया गया है, इसका मतलब सेक्शन 191 क्लॉज 4 में दिया गया है। ठीक है, तो 191 क्लॉज 4 क्या बोलता है, अब एक बात को समझना, जैसे एक इवन केस भी हुआ था, उस केस का नाम तुरंत याद आएगा तो आई विल टेल यू। ठीक है, कोई अकलूम करके समथिंग लाइक दैट। ठीक है, इसमें क्या था मैं बताता हूँ, देखो अब मेरी बात सुनो। प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट मतलब, या तो हम यूं समझ लेते हैं कि कॉमन ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने में अगर फोर्स का इस्तेमाल हो तो वो जो है रायट होता है। तो यहाँ पर लेकिन एक डिस्टिंक्शन है, एक डिस्टिंक्शन ये है, लेट से, मैं मानता हूँ लेट से एक असेंबली है और इस असेंबली में टोटल लोग हैं 5। ठीक है, ये 5 लोग क्या करने जा रहे हैं, मान लो इनका ऑब्जेक्टिव है टू ओवर ऑल दी गवर्नमेंट अथॉरिटी। ठीक है, गवर्नमेंट को ओवर ऑ करना। ठीक है, और ये इस फर्दरेंस में, मतलब ये है इनका कॉमन ऑब्जेक्ट, और इस कॉमन ऑब्जेक्ट के प्रोसिक्यूशन में क्या करते हैं, ये जा करके पुलिस पर अटैक कर देते हैं। ठीक है, पुलिस बैरिकेडिंग पर अटैक कर देते हैं। इसका मतलब इन्होंने क्या किया, इन्होंने फोर्स का इस्तेमाल किया, साथ में वायलेंस का इस्तेमाल किया, मान लो डीटीसी बस को जला दिया।
then this is force or violence. अब ऐसे केस में ये क्या था, ये था इनका एक्ट, और ये एक्ट क्या है, ये एक्ट अपने आप में अनलॉफुल है। ये एक्ट क्या है, ये एक्ट अपने आप में एक अनलॉफुल एक्ट है कि नहीं है? तो इसको क्या माना जाएगा, इट वाज प्रोसिक्यूशन इन कॉमन ऑब्जेक्ट या प्रोसिक्यूशन फॉर द कॉमन ऑब्जेक्ट। बट अब एक सिचुएशन समझो, एक सिचुएशन जहां पर मान लो इंसान ए ये क्या करता है, 5 लोगों के साथ मिल करके बीच रोड पे, मान लो दिस इज अ रोड, रोड पर बीच में एक काऊ को खड़े करके इस काऊ को स्लॉटर कर देता है। ठीक है, अब ये स्लॉटर करना was the use of violence only, ठीक है, या फोर्स, बट ये जो कंप्लीट एक्ट है इन इटसेल्फ इज नॉट अनलॉफुल। बता रही है समझ में, दिस एक्ट इज इन इटसेल्फ नॉट अनलॉफुल। तो क्या इसमें पनिश किया जाएगा अंडर रायट? नहीं किया जाएगा। तो प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट ये बोलता है, प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि जो कॉमन ऑब्जेक्ट है, ये कॉमन ऑब्जेक्ट अनलॉफुल होना चाहिए तभी रायट माना जा सकता है। अगर ये कॉमन ऑब्जेक्ट जो है इस ये, और या फिर जो फोर्स है वो आउटसाइड कॉमन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल की गई है, ठीक है। अब मान लो कॉमन ऑब्जेक्ट था कि जा करके जंतर मंतर ग्राउंड में 10 लोगों को जा करके जो है वो इकट्ठा होकर के वहां पर प्रोटेस्ट करना है, बट जो, और या फिर मान लो इवन इवन वो अनलॉफुल असेंबली थी, उन 10 लोगों का ऑब्जेक्ट था कि वो जा करके जंतर मंतर पे पुलिस अथॉरिटी के ऊपर, मान के चलो पुलिस अथॉरिटी को अपने काम को करने से जो है रोकेंगे, ठीक है, टू स्टॉप द गवर्नमेंट अथॉरिटी फ्रॉम एग्जीक्यूटिंग देयर ऑफिशियल वर्क, मान लो उनको जाके रोकेंगे, तो ये अनलॉफुल असेंबली हो गई। तो इवन अब मान लो 10, इसमें ऐसे एग्जाम्पल समझो, मान लो 10 लोग एक साथ इकट्ठे हुए, इनका काम था कि टू ओवर ऑल द गवर्नमेंट बाय द शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स, ठीक है। अब ये क्या हुई, ये एक अनलॉफुल असेंबली हो गई, ठीक है। इसके लिए इन्होंने क्या जरिया अपनाया, इनका कॉमन ऑब्जेक्ट था टू ओवर ऑल द गवर्नमेंट, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा हम क्या करेंगे, हम जो है बैरिकेड कर देंगे बाहर से गवर्नर के रेजिडेंस को, ठीक है। तो ये एक अनलॉफुल असेंबली हो गई, इनका ये ऑब्जेक्ट था। लेकिन इनमें से 2 लोग बाहर निकले, ठीक है, 2 लोग बाहर निकले, और 2 लोगों ने बाहर निकल करके 4 पुलिस वाले खड़े थे, इन पुलिस वालों पे अटैक कर दिया। अब ये जो एक्ट हुआ, अगर यही शुरू से कॉमन ऑब्जेक्ट रहा होता तो तब तो इसको रायट माना जाता, बट ये जो कॉमन, ये जो एक्ट हुआ, दिस एक्ट हैज हैपेंड आउटसाइड द कॉमन ऑब्जेक्ट। इसके लिए जिम्मेदार ये पर्टिकुलर 2 लोग होंगे जिन्होंने किया, ना कि कंप्लीट असेंबली विल बी कॉल्ड एज रायट। बात आ रही है समझ में? तो प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि अगर कॉमन ऑब्जेक्ट के फर्दरेंस में अगर वायलेंस हुई है देन दैट विल बी रायट, बट अगर आउटसाइड हुई है कॉमन ऑब्जेक्ट से वायलेंस तो केवल परपेट्रेटर्स को पनिश किया जाएगा। और दूसरी बात, जो कॉमन ऑब्जेक्ट है, अगर वो कॉमन ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है तभी जो है माना जाएगा कि दिस पर्टिकुलर यूज ऑफ वायलेंस वाज राइट। बात आ रही है समझ? कोई डाउट इस बात में? ठीक है, राइट। इफ द कॉमन ऑब्जेक्ट is not unlawful, if the common object is not unlawful, if the common object is not unlawful, comma, the act will not be categorized as riot, ठीक है।
अगर ऑब्जेक्ट अपने आप में अनलॉफुल नहीं है तो ये पूरा एक्ट जो है वो रायट नहीं होगा, ठीक है। एंड इफ द फोर्स इज यूज्ड, एंड इफ द फोर्स इज यूज्ड outside the common objects, the force is used outside the common object, comma, only the perpetrators will be held liable, only the perpetrators will be held liable, ठीक है। उस एक्ट के परपेट्रेटर्स को केवल लायबल ठहराया जाएगा, ठीक है। फुल स्टॉप डाल के लिखो, acts outside the common object, acts outside the common object are not automatically attributable to all the members, are not automatically attributable to all the members, ठीक है। अब एक और सेक्शन है, सब सेक्शन है, ठीक है। राइट, सब सेक्शन 190, सेक्शन 191 क्लॉज 5, ठीक है। इसमें ब्रैकेट में लिख दो रेसिस्टेंस टू इलीगल वारंट। देखो, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रीजनेबलनेस, और अगर देयर आर अनलॉफुल या इलीगल वारंट्स, ठीक है, अगर कोई इलीगल वारंट है, अथॉरिटीज दिखा रही है, तो उस इलीगल वारंट को अगर कोई कुछ लोग मिलकर के रेजिस्ट करते हैं, ठीक है, मान के चलो कि ये पता चला कि अभी तो जो है कोर्ट सेशन, मतलब कोर्ट जो है वो छुट्टी है, मान लो सरकारी छुट्टी थी संडे को, ठीक है, और पता चलता है कि पुलिस अथॉरिटीज एक ऑर्डर लेके आती हैं कि भाई कल ही एक जो है वारंट इशू हुआ है, या फिर एक ऑर्डर इशू हुआ है मान लो कोर्ट के द्वारा, ठीक है, कि इस पर्टिकुलर घर को खाली करना है या इस पूरे मोहल्ले को खाली करना है। आपको ये पता चला कि दिस इज इलीगल बिकॉज दिस इज फेक, एंड व्हाई, बिकॉज द कोर्ट इज नॉट ऑपरेशनल ऑन संडे। तो ऐसे केस में हाउ कैन कोर्ट इशू द ऑर्डर ऑन संडे? तो आपने क्या किया, बहुत सारे लोगों ने मिल करके विद इन रीजनेबल बाउंड, रीजनेबल बाउंड में, ऐसा नहीं कि भाई जो है लाठियां चलानी शुरू कर दी पुलिस पे, अगर रीजनेबल बाउंड में रहते हुए अगर उस वारंट को अपोज किया, देन दैट विल नॉट बी, हाँ यस। सर बेयर एक्ट में 191 सेक्शन के खाली 3 ही क्लॉजेस आए हैं। 191 के बेयर एक्ट में 3 ही क्लॉज है, एक सेकंड रुको। Yes, sir. First is definition, second is general punishment, and third is deadly weapon की punishment. एक सेकंड, तो इसको एक काम करो, डोंट राइट दिस, हाँ सही, इसको सेक्शन नहीं, इसको ऐसे जस्ट पॉइंट लिखो, ठीक है। तो ऐसे केस में सुनो मेरी बात, तो इफ देयर इज वारंट, ठीक है, अगर उसको कोई अपोज कर रहा है, ठीक है, या तो एक काम करो फिर सेक्शन, यार ये ना मे बी आईपीसी वाला है, या तो आप इसको सब सेक्शन हटा दो पीछे वाले में से, ठीक है, उसको जस्ट एक नोट लिखो, ठीक है, बिकॉज दीज पॉइंट्स आर स्टिल वैलिड, एकदम 100% वैलिड है, ठीक है। तो देखो, अगर कोई लोग जो है मिल करके अगर वारंट को जो है किसी ऑर्डर को अगर विद इन रीजनेबल बाउंड अगर अपोज करते हैं, ठीक है, तो उसको रायोटिंग नहीं माना जाएगा, उसको वो रायट नहीं होगा, ठीक है।
लेकिन हाँ, अगर एक्सेसिवली इन्फ्लिक्ट कर दी इंजरी, ठीक है, तो देन दैट इन दैट केस द इंडिविजुअल विल बी लायबल। बट अब जैसे मान के चलो ये पूरी एक असेंबली थी 8 लोगों की, इस पूरी असेंबली ने क्या किया, अपोज किया टू द इलीगल वारंट, ठीक है, तो ऐसे केस में अगर सबने रीजनेबल बाउंड में किया तो देन दैट विल नॉट बी द बेसिकली द आई वुड से राइटिंग। अगर इसमें 2 लोगों ने एक्सेसिव तरीके से जो है पुलिस पर मान लो लाठीचार्ज भी कर दिया, तो या लाठीचार्ज तो खैर पुलिस करती है, मान लो जो है पुलिस की पिटाई करने लग गए, ठीक है, तो इन दैट केस ये जो पुलिस की पिटाई अगर करेंगे तो उस केस में केवल 2 को जो है लायबल ठहराया जाएगा, ठीक है, ना कि पूरी इस असेंबली को। ऐसे लिख लो कि रेजिस्टेंस टू इलीगल वारंट विद इन रीजनेबल बाउंड्स, resistance to illegal warrants within reasonable bounds are not rioting, but if excessively inflicted injury, then individual liable for that injury will be held. सर आप सेंटेंस रिपीट कर सकते हो क्या? हाँ हाँ बिल्कुल। क्या बताया था, इफ इंजरी या इफ एक्सेसिव इंजरी इज इन्फ्लिक्टेड, ठीक है, देन द इंडिविजुअल हु इज लाइबल फॉर दैट इंजरी विल बी हेल्ड, ठीक है। अच्छा देखो एक और बात है, ठीक है, एक और बात ये है कि ठीक है रायट होती है, बट ऐसे केस में अगर सडन क्वेरल्स जो होती है ना, सडन क्वेरल्स, एकदम से लड़ाई हो गई कहीं, कोई 2 लोग 10 लोग बैठ करके एक साइड और एक साइड, मान लो एक कैफे में 10-12 लोग कॉलेज के कोई बच्चे हैं मान लो बैठ करके जो है अपना कुछ कर रहे थे, अगर अचानक से किसी एक पर्टिकुलर बात पर अगर कोई लड़ाई हो गई, ठीक है, तो उस केस में जो है वो रायट नहीं माना जाएगा। बिकॉज वाई, बिकॉज riot to call particular act as riot, there must be a common design, ठीक है, आपको एक पर्टिकुलर लड़ाई दंगे को जो है लड़ाई को दंगा बोलने के लिए कॉमन डिजाइन होना चाहिए, बट जो क्विक क्वेल्स होती है ना उनमें कोई एक पर्टिकुलर कॉमन डिजाइन नहीं होता, ठीक है, उसमें कोई कॉमन डिजाइन नहीं होता, ठीक है, तो ऐसे केस में जो है इसमें कोई ना कोई प्रायर कंसर्ट या फिर डिलीब्रेशन चाहिए होती है राइट में, ठीक है, बट यहाँ पर इसको रायट नहीं माना जाएगा क्योंकि लॉफुल असेंबलीज जो हैं वो, अब आप मान के चलो कोई कोई एक लॉफुल असेंबली है तो अचानक से लोग लड़ने लग गए, ठीक है, कोई प्रायर डिजाइन नहीं था किसी भी तरीके का, ठीक है, जैसे कोई ऑडियंस है, ठीक है, तो ऑडियंस एक साथ जो है अपलॉड कर रहे थे, ठीक है, आपस में जो है किसी के ऊपर हूटिंग करने लग गए, कुछ हिसिंग करने लग गए, वो रायट नहीं है। या फिर एक ग्रुप है, ठीक है, तो वो बेसिकली क्या आया आया एकदम से, लेकिन अब ऐसे केस में मान लो जो लोग थे वो अपलॉड कर रहे थे, उसमें से कुछ लोग अगर हूटिंग करने लगे तो वो रायट नहीं हुआ, ठीक है, बट वो उठ करके और उन्होंने पूरे परफॉर्मेंस को डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है, सोच के आए थे पहले, तो वो रायट होगा, ठीक है, तो ऐसे लिखो कि mere force by assembled persons does not automatically amounts to riot। फोर्स का इस्तेमाल कुछ ही लोगों के द्वारा अचानक से होना अपने आप में राइट नहीं होगा, ठीक है। द एसेंस फॉर राइट इज द यूज ऑफ फोर्स, द एसेंस फॉर राइट इज द यूज ऑफ फोर्स टू अचीव अ कॉमन डिजाइन, टू अचीव अ कॉमन डिजाइन and requires some prior concert or deliberation, and requires some prior concert और deliberation, ठीक है, कोई पहले से कोई कॉन्सर्ट या कोई डेलिब्रेशन होना चाहिए, तब उसको जो है बोलेंगे हम रायट, ठीक है, तो
ऐसे लिख लो इसमें, लॉफुल असेंबली विद सडन क्वेरल्स विदाउट एनी प्रायर डिजाइन। ठीक है, तो अब मान लो कि रायट हुई, ठीक है, तो रायट में मान लो एक ग्रुप था 9 लोगों का, ठीक है, तो रायट के केस में मान लो कोई भी दो बी ग्रुप के बीच में कोई जो है इन्होंने लड़ाई झगड़ा कुछ भी कर दिया, ठीक है, तो क्या रायट के केस में दोनों साइड में से किसी भी साइड को राइट टू प्राइवेट डिफेंस मिल सकता है क्या? मिलेगा? नहीं मिलेगा? बोलो। मिलेगा सर, जो जो लाइक जिन्होंने इनिशिएट किया है वो उनका राइट होगा, बट जो अपोजिट साइड है अगर वो खाली डिफेंड करती है देन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होगा। और किस केस में नहीं होगा राइट टू प्राइवेट डिफेंस? अगर उन्होंने खुद ने ही वो चीज इनिशिएट करी हो, लाइक इंस्टिगेट करके इनिशिएट करवाई हो। देखो, तो व्हाट यू सेड इज पार्शियली ट्रू एंड पार्शियली फॉल्स, बिकॉज हाँ, अगर सामने वाले ग्रुप बिल्कुल निहत्ते हैं और उनका कोई रोल नहीं है इस राइट, ठीक है, बट दिस बेसिकली टॉक्स अबाउट कि अगर दोनों ग्रुप्स प्री मीडिएटेड है, दोनों ने रायट प्री मीडिएटेडली की है और दोनों पार्टीज जो है आर्म्ड है और तैयार है फाइट करने के लिए, ठीक है, अगर दोनों पार्टीज तैयार है फाइट के लिए, इफ दे आर बोथ रेडी टू फाइट, तो अगर रेडी है तो उसमें इमटेरियल है कि किसने पहले एक्ट किया, ठीक है, ऐसे लिख लो, there is no right of private defense, there is no right of private defense ऐसे लिखो, when riot is premeditated on both sides, both sides, or when both sides are armed and prepared to fight, ठीक है, in such cases, who attacked first is immaterial, who attacked first is immaterial unless, लेकिन हाँ, अगर एक साइड बहुत लिमिट में था, ठीक है, वो प्राइवेट डिफेंस की लिमिट्स के अंडर ही था, तो उस केस में उसको मिलेगा, unless one side acted strictly within limits of private defense, ठीक है, one side attacks strictly, acted within the limits of private defense, ठीक है, अब एक हेडिंग डाल दो, सेक्शन 192 एंड सेक्शन 193 ऑफ बीएनएस 2023। 192 तो बात करता है प्रोवोकेशन के बारे में, ठीक है, जिसमें अगर प्रोवोक कोई कर रहा है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी कॉल अबेटमेंट, वो उससे अलग होता है, और 193 लाइबिलिटी की बात कर रहा है कि अगर एक जो है रायट हुई है, ठीक है, या इवन नॉट रायट, इवन अगर एक अनलॉफुल असेंबली हुई है बट वो
किसी के मतलब अब हो गई वहां एक मान लो प्राइवेट लैंड पे हुई, ठीक है, तो वो प्राइवेट लैंड पे अगर हुई तो उसमें उस प्राइवेट लैंड के ओनर, उसके ऑक्यूपायर या उसके एजेंट या जो क्लेम कर रहा है कि उसका राइट था उस पर, उसकी क्या लाइबिलिटी होगी, ठीक है। वैसे तो बहुत थोड़ा ही फाइन है, 1000 रुपए का है, बट उसको देखेंगे फिर हम, ठीक है। सो दैट वी विल सी, ओके। सो ये हेडिंग डाल के छोड़ दो, वी विल बी डूइंग दिस इन द नेक्स्ट क्लास।